नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हो, अपने राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने लोगों ने राज्यपाल को कंप्लीट कर लिया, विधानमंडल को भी कंप्लीट कर लिया, मुख्यमंत्री को भी कंप्लीट कर लिया, मंत्री परिषद को भी अपने लोगों ने देख लिया। ठीक है दोस्तों, और अपने लोगों ने महाधिवक्ता को भी बहुत अच्छे तरीके से देखा। ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं अपने उच्च न्यायालय। जो न्यायालय के मैंने आपको तीन अंग बताए थे, जो अपने सरकार के तीन अंग बताए थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अपने विधायिका को भी कंप्लीट कर लिया और कार्यपालिका को भी कंप्लीट कर लिया। अब न्याय के क्षेत्र में देखेंगे कि न्याय के क्षेत्र में राज्य के अंदर सर्वोच्च कौन होता है। तो कौन होता है दोस्तों? हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय। तो उसकी अपने आज बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो दोस्तों, अपने टॉपिक डालते हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। उच्च न्यायालय। कौन सा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अपने लोग भाग कौन सा कर रहे हैं? भाग राज्य सरकार का कौन सा है दोस्तों? 6। और अध्याय की बात करूं, जो उच्च न्यायालय में मैंने आपको जब स्टार्टिंग करवाई थी राजस्थान की राज व्यवस्था, तो उसके अंदर मैंने आपको भाग 6 के 6 अध्याय करवाए थे, जिसमें उच्च न्यायालय का उल्लेख है वो भाग नंबर 5 में उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करूं तो 214 से 232 तक। ठीक है दोस्तों, तो अपने लिख सकते हैं उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है, उच्च न्यायालय का दोस्तों जो उल्लेख है वो भाग नंबर कौन से में है? तो भाग नंबर दोस्तों, भाग की बात करूं मैं तो भाग नंबर 6। भाग नंबर 6। और अध्याय की बात करूं इसके अंदर मैं दोस्तों, तो अध्याय कौन सा आता है? अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5। और अनुच्छेद की बात करूं दोस्तों, मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद आता है 214 से 232 तक। 214 से 232 तक पूरे उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपके आगे करना चाहता हूं। जो अपनी न्याय व्यवस्था है दोस्तों, वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कौन सी न्याय व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था। कैसे? जैसे देखिए, अपनी एकीकृत न्याय व्यवस्था दोस्तों ऐसे है, जैसे देखिए, मैं आपको ध्यान से देखिएगा। जैसे अपने जो शीर्ष स्तर पर होता है, जो शीर्ष स्तर पर होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट होता है। फिर इससे जो अधीनस्थ स्तर पर होता है, वो होता है हाई कोर्ट। क्या होता है दोस्तों? हाई कोर्ट होता है। और फिर क्या होता है? जिला न्यायालय। फिर क्या होता है दोस्तों? जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो पूरे देश के अंदर एक ही होता है, पूरे देश के अंदर होता है। ये स्टेटों के अंदर होता है, हर स्टेट के अंदर होता है लमसम, ये जिलों के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, मैं एक लाइन बोल रहा हूं कि अपनी जो न्याय व्यवस्था है कौन सी है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कैसे? जैसे देखिए दोस्तों, ये जो जिला न्यायालय होते हैं, ये जो दोस्तों जिला न्यायालय होते हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं दोस्तों? हाई कोर्ट के अंडर में क्या आते हैं? जिला न्यायालय। और हाई कोर्ट होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। जो निम्न स्तर के होते हैं जिला न्यायालय, वो हाई कोर्ट के स्तर में अंडर में आते हैं। और जो हाई कोर्ट होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। समझ में आया दोस्तों? मैंने आपको एक रिट का टॉपिक करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय के अंदर जो मामले नहीं होते, उनके अंडर में नहीं होते, तो हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं मामले, वो जिला न्यायालय से मंगवा सकता है। अगर वो जिला न्यायालय के अंडर में नहीं आ रहा है वो मामला, और फिर भी वो उस मामले को लेके बैठा है, उस पर सुनवाई की जा रही है। जैसे विधानमंडल का मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल चुनाव संबंधित वो हाई कोर्ट के अंडर में आता है। ठीक है, लेकिन जिला न्यायालय सुनवाई कर रहा है, लेकिन फिर हाई कोर्ट उससे रिट जारी करेगा और क्या करेगा? वो मामला अपने पास मंगवा लेगा। तो ऐसे मान के चलिए कि मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो जिला न्यायालय, अपने को क्या याद रखना है कि एकीकृत न्याय व्यवस्था कैसी है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिला न्यायालय हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, और हाई कोर्ट किसके अंडर में आते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब देखते हैं नेक्स्ट
अपने लाइन लिख लेते हैं दोस्तों वो कि एकीकृत न्याय प्रणाली, ये लाइन लिख लेता हूं मैं, एकीकृत प्रणाली लिख सकते हैं दोस्तों कि एकीकृत न्याय प्रणाली या एकीकृत न्याय प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, एकीकृत न्याय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना कि कौन सी न्याय प्रणाली, एकीकृत न्याय प्रणाली है अपने भारत के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर एकीकृत न्याय प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, अब अपने देखते हैं कि अनुच्छेद अपने 214 से 232 अनुच्छेद देखे लिखवाया, 214 से 232, तो सभी अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे और किस अनुच्छेद के अंदर क्या है क्या नहीं है ये अपने लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो पहला अनुच्छेद मैं लिखता हूं आर्टिकल, पहले आर्टिकल की बात करूं तो 214 आर्टिकल। 214 में क्या है, तो 214 में यह बात की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। तो 214 में क्या है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। क्या है इसके अंदर, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, यानी उच्च न्यायालय होगा। ठीक है दोस्तों, 214 में इतना ही याद रखना है बस अपने को कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होगा। किस अनुच्छेद के अंदर है, तो अपने को क्या बताना है, अनुच्छेद 214, आर्टिकल 214। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करूं तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे मत बोलना कि सर बीच बीच में से आर्टिकल ऐसे कैसे करवा रहे, तो मैं आपकी आसानी के लिए करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट अनुच्छेद लिखूंगा दोस्तों मैं 231, करेंगे सभी, लेकिन नेक्स्ट अनुच्छेद मैं पीछे वाला बीच में उठा के डाल रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अनुच्छेद 231 में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। 214 में तो ये बात है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन 231 में क्या है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद कौन सा, 231। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, आर्टिकल कौन सा, 231। इसमें क्या है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, कि जरूरी नहीं कि एक राज्य का एक ही हाई कोर्ट हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। अगर राज्य माने तो, नहीं तो अपना अलग से रख सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों 230। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 230। 230 में क्या है दोस्तों, ऐसा है कि जैसे देखिए किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कोई हाई कोर्ट नहीं है, यहां मैं संसद को लेके आऊंगा बीच के अंदर, ठीक है, क्योंकि एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ठीक है, केंद्र के अंडर में आता है। तो जैसे देखिए किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास हाई कोर्ट नहीं है, तो संसद विधि बनाकर कोई कानून ऐसा बनाएगी कि उसमें जो भी क्षेत्राधिकार के अंदर आता है उसके पास में जो भी हाई कोर्ट आता है, तो उसमें मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो उसके पास में हाई कोर्ट आता है तो उसको केंद्र शासित प्रदेश को बोल देगी कि आपके नजदीकी जो हाई कोर्ट है उसके अंदर आप सुनवाई के लिए जा सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि संसद विधि बनाकर क्या करेगी दोस्तों कि किसी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर सकती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर सकती है। जैसे देखिए, समझिएगा दोस्तों, यहां देखिएगा, जैसे देखिए, जैसे ये दक्षिणी भारत बना रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, जैसे देखिए यहां क्या है, दादर नगर हवेली, क्या संसद विधि बनाएगी और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या करेगी? जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके हाई कोर्ट का प्रावधान करेगी, ठीक है ना। जैसे देखिए, यहां मान के चलिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो मुंबई हाई कोर्ट है, क्या? मुंबई हाई कोर्ट है। अब इनके क्षेत्राधिकार में वृद्धि करेगी। जैसे देखिए, इसके पास हाई कोर्ट नहीं है, इसके पास हाई कोर्ट नहीं है। अब क्या होगा? तो दादर व नगर हवेली को मतलब कोई कानून बना देगी संसद, और क्या बोलेगी? इसके क्षेत्राधिकार में, इसके हाई कोर्ट के प्रावधान के लिए क्या करेगी? क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर देगी। मतलब जैसे इसको बोलेगी दादर व नगर हवेली को क्या, कि आप लोग के पास हाई कोर्ट नहीं है, तो आपके नजदीकी कौन सा लगता है? मुंबई हाई कोर्ट, तो आप मुंबई हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुनवाई के लिए मुंबई हाई कोर्ट में जा सकते हो। क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर दी ना। देखिए, मुंबई हाई कोर्ट, देखो पहले तो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर मुंबई मुंबई की सुनवाई होती थी, फिर दादर व नगर हवेली को बोल दिया, तो और क्षेत्राधिकार में वृद्धि होगी इसके। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ वेस्ट बंगाल वाला आता है, क्या आता है? पश्चिम बंगाल के अंदर हाई कोर्ट है, तो इसको बोल देंगे अंडमान निकोबार वालों को कि आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपके केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, अगर वो बोले ना कि हमें सुनवाई के लिए एक हाई कोर्ट चाहिए, तो अलग से भी हाई कोर्ट बना सकते हैं। आगे आर्टिकल करवाऊंगा मैं 241, उसके अंदर कह रखा है कि अलग से भी केंद्र शासित हाई कोर्ट की मांग करे तो संसद हाई कोर्ट की मांग को उसके स्वीकार कर सकती है। ठीक है, लेकिन अपने कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं? 230। इसमें ओनली फॉर क्या है कि संसद विधि बनाकर क्या करेगी? उसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि करेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जैसे देखिए, अंडमान निकोबार में नहीं है, तो इसको बोल देंगे तो वेस्ट बंगाल में जा सकता है। इधर दादर नगर हवेली में नहीं है हाई कोर्ट, तो इसको नजदीकी कौन सा पड़ता है? मुंबई के जा सकता है, आप मुंबई के अंदर जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, देखिए ये पढ़ रहे थे अनुच्छेद 231, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना दोस्तों अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230, इसमें क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश के जो हाई कोर्ट है ना, उसके बारे में बात की गई है कि संसद विधि बनाकर, संसद संसद कोई कानून बनाएगी, किसके लिए बनाएगी? संसद विधि बनाकर किसी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार, किसी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार, संसद विधि बनाकर किसी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार, क्षेत्राधिकार का विस्तार, क्षेत्राधिकार का विस्तार यूटीज के लिए कर सकती है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर सकती है, प्रदेशों के लिए कर सकती है। अगर वो अलग से हाईकोर्ट नहीं मांग रहे तो ऐसा कर सकती है। ठीक है, 230 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों 241। कौन सा? 241। इसमें क्या है कि संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है अलग से। ठीक है, यहाँ क्या था 230 के अंदर कि क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर दी हाईकोर्ट की। ठीक है, जैसे ही उसको अंडर में दादर व नगर हवेली वाला आया मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में, तो क्षेत्राधिकार में वृद्धि होगी उसके। कहा दो, एक एक स्टेट की सुननी पड़ रही थी, वहां यूटी जोर आ गया, उसके अंदर शामिल हो गया, उसके लोगों को भी जो न्याय चाहिए उसका न्याय करेगा, है ना। क्षेत्राधिकार में वृद्धि होगी। और 241 में क्या है कि संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है अलग से अगर मांग करे तो अलग से हाई कोर्ट दे सकती है। तो अनुच्छेद 241 देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 241, आर्टिकल 241, इसमें क्या है? संसद
संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। ठीक है दोस्तों, एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, अनुच्छेद 241 कंप्लीट, बस इतना ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्रम वाइज, 214 कर लिया था, अब आ जाते हैं क्रम वाइज। 215 215 में क्या है दोस्तों कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। पहले लाइन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है ये अभिलेख न्यायालय। तो पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल कौन सा, 215। अब क्रम स्टार्ट हो गया। इसमें क्या है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय। ठीक है दोस्तों, एक अभिलेख न्यायालय होगा, एक अभिलेख न्यायालय है। कैसे? जैसे देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही आपको हाई कोर्ट स्टार्ट करवाया, तो उसके अंदर मैंने बताया कि अपनी न्याय प्रणाली कैसी है, एकीकृत न्याय प्रणाली है। कैसी है? एकीकृत न्याय प्रणाली। तो इसका मतलब है, जो मैंने लाइन लिखवाई है अभिलेख न्यायालय वाली, तो इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि हाई कोर्ट एक साल के अंदर जो भी न्याय वगैरह करता है, जो भी उसके पास मामले आते हैं उसमें न्याय करता है। उसने मृत्यु के लिए क्या, उसने जो भी क्राइम किया, चोरी के लिए क्या सजा दी है, किसी का विवाह टूट गया तो क्या सजा दी है, मतलब कुछ भी, छोटी से लेके बड़ी जो भी सजा दी है उसने, किस मतलब कोई किसने क्या अपराध किया, क्या अपराध के लिए क्या सजा दी है, कितनी सजा दी है, इसका एक साल का पूरा बायोडाटा लिखा जाता है। क्या? एक बुक तैयार, यानी अभिलेख तैयार की जाती है। क्या? एक अभिलेख यानी एक बुक तैयार की जाती है एक साल की पूरी बायोडाटा की, कि जो जो वो न्याय करता है, जो जो वो सजा वगैरह सुनाता है, उसका पूरा एक अभिलेख तैयार किया जाता है, पूरा एक साल का डाटा। फिर उस अभिलेख का क्या किया जाता है दोस्तों? फिर उस अभिलेख को जो छोटे न्यायालय है उसके अंडर में कौन आता है? अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। आर्टिकल 227 के तहत अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो वो जो भी अभिलेख तैयार करता है एक साल का, जो भी न्याय किया है उसने, तो वो सारा डाटा, जो भी अभिलेख होता है, जो भी पुस्तक होती है, जो भी बायोडाटा होता है, वो छोटे न्यायालयों के अंदर भेज देता है, ताकि छोटे न्यायालयों के अंदर जो भी न्याय के संबंध में कोई भी उसने अपराध के मामले में कुछ भी कार्रवाई करनी हो, ठीक है, कुछ भी उनको सजा सुनानी हो, तो उसको उनको सहायता मिल सके, उनको सहायता मिल सके। ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या करता है? पूरा अभिलेख तैयार करता है एक साल का, और कहाँ भिजवा देता है? अधीनस्थ न्यायालय के अंदर भिजवा देता है, ताकि अधीनस्थ न्यायालय को कुछ भी मामले से संबंधित सहायता मिल सके। ठीक है, ये होता है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी अभिलेख तैयार करता है वो कहाँ भिजवाता है? हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट जो बायोडाटा होता है 1-2 साल का, वो कहाँ भिजवा देता है? अधीनस्थ न्यायालय के अंदर। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, तो इस लाइन का यही मतलब है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 216। इसमें क्या है? हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन मतलब इसमें कितने जज होते हैं, कि मुख्य जज और अन्य जज को मिलाकर कितने जज होते हैं। तो अनुच्छेद लिखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद दोस्तों, हाई कोर्ट का गठन। कौन सा? हाई कोर्ट का गठन। इसमें क्या है दोस्तों? हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन, देखिए दोस्तों, जो हाई कोर्ट का गठन होता है, इसके अंदर दोस्तों कौन कौन होते हैं? गठन के अंदर कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक तो होता है मुख्य जज। कौन होता है दोस्तों? मुख्य जज। और कौन होते हैं? अन्य जज। मुख्य जज भी होता है, और कौन होते हैं? प्लस अन्य जज। मुख्य जज प्लस अन्य जज। मैं दोस्तों मूलतः बात करूं, मूलतः पहले,
मूलतः पहले हाई कोर्ट के अंदर कितने जज बैठते थे? मैं मूलतः की बात करूं दोस्तों तो कितने बैठते थे? 12। कितने बैठते थे? तो अपने लिख लेते हैं दोस्तों इसको कि मूलतः जज, कि जब मूलतः पहले की बात कर रहा हूं तो कितने जज बैठते थे दोस्तों? एक तो मुख्य जज बैठता था प्लस 11 अन्य जज बैठते थे। तो कितने हो गए दोस्तों? कितने हो गए? 12। तो वर्तमान में कितने बैठते हैं सर? तो दोस्तों वर्तमान के अंदर अपने बात करें तो वर्तमान में डाटा है इसका कितना है? वर्तमान में मैं बात करूं, वर्तमान में दोस्तों एक तो मुख्य जज बैठता है हाई कोर्ट के अंदर और 49 49 के अन्य जज कितने होते हैं? 49 होते हैं वर्तमान के अंदर 49। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 50। वर्तमान के अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर जज बैठते हैं दोस्तों कितने बैठते हैं? 50 और पहले का डाटा 12। ठीक है दोस्तों, ये हाई कोर्ट का गठन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217। नेक्स्ट अनुच्छेद दोस्तों कौन सा? 217 अनुच्छेद 217। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, वो याद रख लेना क्योंकि तीन तीन चार बातें हैं इसके अंदर। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? नियो का हत्या, नियो का हत्या। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या क्या है 217 के अंदर? ये सब कुछ नी से नियुक्ति, नी से क्या है दोस्तों? नियुक्ति की हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य जजों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों? तो अनुच्छेद कौन सा? 217। यो से योग्यता, यो से दोस्तों क्या है? योग्यता। योग्यता क्या होती है हाई कोर्ट के जज की? किसके अंदर उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद 217 के अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं कहां से कार्यकाल, कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष तक पद पर रह सकता है? ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 217 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कैसे हटाना, कि मुख्य जज को हटाया कैसे जाता है? किस अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों? तो अनुच्छेद कौन सा? 217। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि त्याग से त्याग पत्र क्या होता है? त्याग पत्र, कि त्याग पत्र किसको देता है? ये त्याग पत्र किसको देता है? किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 217 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये तीन चार बातें अनुच्छेद 217 के अंदर है। नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल हटाना और त्याग पत्र। एक याद रख लेना, नियो का हत्या, नियो का हत्या। ठीक है दोस्तों, पानी पी लेता हूं। तो ये ट्रिक याद कर लेना, इसी के अंदर अपने देखते हैं सब कुछ, देखते हैं कि किस किस को कैसे हटाया जाता है, कैसे इसकी योग्यता होती है, कार्यकाल क्या होता है, त्याग पत्र हटाया वगैरह कैसे जाता है, ये सब कुछ देखते हैं अपने लोग। तो देखिए दोस्तों, अपने पहले देखते हैं नियुक्ति। क्या देखते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 217 डालता हूं मैं, और पहले क्या देखते हैं? नियुक्ति। अनुच्छेद 217 इसमें क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति मतलब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर कौन करता है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति? अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करता है। सर राज्यपाल का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने पहले लाइन लिखवाई थी, कौन सी न्याय व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पहले नियुक्ति में देखते हैं दोस्तों मुख्य जज की नियुक्ति। किसकी? मुख्य जज की नियुक्ति।
मुख्य जज की नियुक्ति, मुख्य जज की नियुक्ति। कि मुख्य जज की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा। किसी से परामर्श लेगा? नहीं लेगा, किसी से परामर्श नहीं लेगा। ठीक है, अब मुख्य जज की नियुक्ति कर दी तो परामर्श राष्ट्रपति है वो लेगा। हाई कोर्ट का मुख्य जज होता है वो राज्य के अंदर होता है। ठीक है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है तो उससे पूछने का हक तो बनता ही है ना। तो परामर्श की बात करूं मैं, राष्ट्रपति तो उस राज्य के राज्यपाल से, मतलब जिस राज्य के अंदर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कर रहा है उस राज्य के राज्यपाल से एक तो परामर्श लेगा, प्लस और किसे लेगा? और दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली, जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, एक कॉलेजियम प्रणाली होती है। इस कॉलेजियम प्रणाली के अंदर एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उससे परामर्श लेता है, प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज होते हैं। ये 5 सदस्य होते हैं कॉलेजियम के अंदर, इनसे परामर्श लेता है और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है राष्ट्रपति, फिर मुख्य जज की नियुक्ति करता है। तो अपने लिख सकते हैं दोस्तों कि परामर्श किससे लेता है? परामर्श, तो लिख सकते हैं दोस्तों अपने परामर्श। परामर्श किससे लेगा दोस्तों? एक तो लेगा वो उस राज्य के राज्यपाल से, उस राज्य के राज्यपाल से। उस राज्य के राज्यपाल से लेगा। और किसे लेगा? और दोस्तों लेगा कॉलेजियम प्रणाली। किसे लेगा? कॉलेजियम प्रणाली। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है उसी के अंदर कॉलेजियम प्रणाली काम आती है। कॉलेजियम प्रणाली, अगर पूछ ले कॉलेजियम प्रणाली किसकी नियुक्ति से संबंधित है तो क्या लिखोगे? जजों की नियुक्ति से संबंधित है कॉलेजियम प्रणाली। और इसमें कॉलेजियम प्रणाली में कौन शामिल होते हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य जज। कितने हो गए? 5। कितने हो गए दोस्तों मिला के? 5 हो गए। 5 जज, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज होते हैं कॉलेजियम प्रणाली में। कितने शामिल होते हैं? 5 जज। ठीक है, मुख्य जज की नियुक्ति कर दी, अब अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं। 50 होते हैं ना, मुख्य जज की नियुक्ति कर दी, अब 49 अन्य जजों की भी नियुक्ति की जाएगी। इसमें भी कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। और परामर्श किससे लेगा वो भी देख लेते हैं अपने लोग। तो इसके अंदर मुख्य जज की नियुक्ति होगी, नेक्स्ट देखते हैं अन्य जजों की नियुक्ति। अन्य जजों की नियुक्ति, ठीक है। अब अन्य जजों की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? यहां भी कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी अन्य जजों की। ठीक है, लेकिन किसके परामर्श पर करेगा? तो अपने परामर्श भी देख लेते हैं। परामर्श की बात करूं मैं, परामर्श में दोस्तों दो तो वो पहले वाली उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा, एक तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श, राज्यपाल से परामर्श। और कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम से भी लेगा क्योंकि जजों की नियुक्ति से संबंधित है। और कॉलेजियम प्रणाली, और कॉलेजियम प्रणाली में बता चुका हूं कि कौन कौन कॉलेजियम प्रणाली के अंदर शामिल होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कौन कौन शामिल होते हैं कॉलेजियम प्रणाली में। और देखिए उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य जज से, मतलब हाई कोर्ट के मुख्य जज की नियुक्ति कर दी, अब अन्य जजों की नियुक्ति करने के लिए भी उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य जज से परामर्श लेना पड़ेगा।
और किससे परामर्श लेगा? उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य जज से। मुख्य जज से, क्योंकि मुख्य जज के नीचे होंगे, ये छोटे होंगे। और किससे परामर्श लेगा? तो क्या, और दोस्तों परामर्श लेगा उसी हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज से, जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, और उसी हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज से, एक वरिष्ठ जज से। ठीक है दोस्तों, देख लिया कि मुख्य जज की नियुक्ति करेगा तो किसकी परामर्श लेगा राष्ट्रपति, और अन्य जजों की नियुक्ति करेगा तो किसका परामर्श लेगा, ये देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इसके अंदर नियो का हत्या नियुक्ति देख ली। अब देखते हैं योग्यता की, योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों योग्यता इसकी दो ही होती है। क्या होती है योग्यता? दो होती है। पहला तो अपने को पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब भारत की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास में। ठीक है, दूसरा क्या? तो दूसरा दोस्तों इसमें योग्यता आती है कि कम से कम कितना, कम से कम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय, उसके उससे जो हाई कोर्ट से छोटे न्यायालय जिला न्यायालय, कि कम से कम अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय के अंदर, मतलब न्यायिक पद धारण कर चुका हो। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। कम से कम अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। कहने का तात्पर्य जज रह चुका हो। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर नहीं, हाई कोर्ट के अंदर नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की योग्यता तो अपने देख रहे हैं। तो उससे छोटे न्यायालय के अंदर जज रह चुका हो। अपने को पता है कि 10 साल तक रह जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा उसका। 10 साल तक जज रहेगा तो प्रमोशन हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, सीधी सी बात है। ठीक है, और अगर आपको ये योग्यता नहीं मिले कि जिला न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक वो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, अगर ये योग्यता नहीं मिले तो आपको योग्यता क्या देखने को मिलेगी पेपर के अंदर? ये देखने को मिलेगी कि कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट के अंदर महाधिवक्ता रह चुका हो, यानी वकील रह चुका हो हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, जिला न्यायालय नहीं। अब कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट के अंदर क्या रह चुका हो? वकील रह चुका हो। ठीक है, योग्यता कितनी? 2। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम जिला न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक जज रह चुका हो। अगर ये नहीं मिले योग्यता जज वाली, तो कम से कम हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो। ये योग्यता देखने को मिल जाएगी। योग्यता होती है 2। तो अपने लिख लेते हैं दोस्तों इसको, योग्यता अनुच्छेद 217 के अंदर लिख लेते हैं योग्यता। योग्यता, तो योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी योग्यता क्या होती है? वह कम से कम कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या न्यायिक पद पर रह चुका हो। अगर ये योग्यता नहीं मिले तो या लगा के लिख रहा हूं दोस्तों मैं, या लगा के आपको ये देखने को मिल जाएगी। अगर ये नहीं मिले तो कौन सी देखने को मिलेगी? ये क्या? वह कम से कम हाई कोर्ट में, वह कम से कम
10 वर्ष तक, या कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, सॉरी महाधिवक्ता रह चुका हो, क्या रह चुका हो, महाधिवक्ता रह चुका हो, हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो, क्या रह चुका हो, वकील या महाधिवक्ता, जाए कंफ्यूज मत होना, वकील रह चुका हो, ये योग्यता देखने को मिल जाएगी। अगर ये नहीं मिले तो ये योग्यता आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, दो योग्यता इसके अंदर होती है। तो नियो का हत्या, नियुक्ति देख ली, योग्यता देख ली, अब देखते हैं हटाना। क्या देखते हैं दोस्तों, हटाना, कि हटाया कैसे जाता है। अनुच्छेद 217 के अंदर ये है कि हटाना, नियो का हत्या कार्यकाल। नेक्स्ट देखते हैं कार्यकाल, देखते हैं क्या अनुच्छेद 217 के अंदर क्या देखते हैं, कार्यकाल, नियो का हत्या कार्यकाल। तो कार्यकाल में याद रखना दोस्तों कितने साल का होता है, 62 वर्ष तक, कि कोई मुख्य जज होता है वो 62 वर्ष तक अपने पद धारण कर चुका होता है, 62 वर्ष आयु तक। ठीक है, तो 62 वर्ष, तो पहले इसकी थी 60 वर्ष। तो एक 15वां संविधान संशोधन किया गया 1963 के अंदर, उसमें क्या कहा गया कि जो 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, 62 वर्ष कर दी। तो इसमें लिख सकते हैं सेवानिवृत्ति की आयु, मतलब कितनी होनी चाहिए, सेवानिवृत्ति की आयु की बात करूं, इसमें कार्यकाल सेवानिवृत्ति आयु की बात करूं कि सेवानिवृत्ति की आयु, कुछ भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, सेवानिवृत्ति की आयु, तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 62 वर्ष की आयु तक। कितनी आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक रहता है। और ये कब जोड़ा गया दोस्तों, अपने लिख सकते हैं दोस्तों क्या, कि 15वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1963 को। 15वां संविधान संशोधन 1963 में के तहत क्या किया गया कि 60 वर्ष थी, पहले कितनी थी, 60 वर्ष थी, और कितनी कर दी, के तहत 60 वर्ष से आयु बढ़ाकर कितनी कर दी, 62 वर्ष। 60 वर्ष से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी, 62 वर्ष कर दी, पहले 60 वर्ष थी, 62 वर्ष कर दी। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 217 में कार्यकाल भी देख लिया। नियो का हत्या, अब देखते हैं हटाना, कि इसको हटाया कैसे जाता है। तो अनुच्छेद 217 के अंदर ही देखेंगे दोस्तों क्या हटाना, क्या है इसके अंदर हटाना, किस, जो हाई कोर्ट के, किसको, जो हाई कोर्ट का जज होता है, कौन होता है, जो हाई कोर्ट का जज होता है उसको हटाया कैसे जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, किसके समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। पहले लाइन लिख लेते हैं अपने कि हाई कोर्ट के जजों को हटाना, हाई कोर्ट के जजों को हटाना, हाई कोर्ट के जजों को हटाना कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। अब सर ये क्या फंडा आ गया बीच के अंदर, हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाएंगे, हाँ जी, हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं कि वो चीज, देखिए दोस्तों कुछ लाइन लिख रहा हूं मैं, कुछ अपने यहां समझ लेते हैं पहले। जैसे मैंने क्या बताया, हाई कोर्ट है, क्या
हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाते हैं, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के देखो किस किस को हटाते हैं, एक तो हाई कोर्ट के जज को, एक तो जो हाई कोर्ट का जज होता है, एक हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाते हैं। और किसके हटाते हैं? जो सीएजी होते हैं, कैग, क्या बोलते हैं, कैग, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाते हैं। और जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है, कौन? जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है, उसको भी कैसे हटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाते हैं। और बात करूं राज्य निर्वाचन आयुक्त, क्या राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है दोस्तों, उसको भी कैसे हटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। ये याद रख लेना आप, ये याद रख लेना कि हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाते हैं, सीएजी को भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त को भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाते हैं, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट के अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का जज को कैसे हटाया जाता है, अगर वो रामलीला समझ में आ गई तो ये सब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। जैसे देखिए, ये जो चार हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाना, इनको। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है वो समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे देखिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, फिर ही सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने लोग हटा सकते हैं। और विशेष बहुमत कितना होता है? 2/3 होता है। ठीक है, चलो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को दोस्तों हटाना है, अपने लोग क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है। और अपने को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए पहले वो सिद्ध होना चाहिए। क्या सिद्ध होना चाहिए? एक तो कदाचार, एक है कदाचार। ऐसे थोड़ी ना हटा देंगे कि हाँ तेरे को हटाया जाता, नहीं। कदाचार, एक तो सदाचार होता है, एक कदाचार, मतलब कोई गलत काम करता पाया जाता है। ठीक है, कोई भी गलत काम, एक तो सिद्ध होना चाहिए क्या? कदाचार। और एक क्या सिद्ध होना चाहिए? एक्सम में, एक्सम में। अब ये क्या होता है? तो काम करने के लिए क्षमता नहीं रहती उसके अंदर, एक्सम में हो जाता है, वो काम करने के लायक नहीं रहता, कुछ भी कारणवश, है ना, कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गया ना, तो काम करने की क्षमता नहीं रहती, एक्सम में हो जाए वो। एक तो कदाचार, गलत काम करते हुए पाया गया, एक काम करने के लिए अब वो योग्य नहीं रहा। ठीक है, तो अगर ये सिद्ध होता है तो फिर क्या होगा? हो गया सिद्ध, पहली कंडीशन ये सिद्ध होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है? ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध होने के बाद वो कहां जाएगा? संसद के अंदर जाएगा। वो जो प्रस्ताव होगा वो कहां जाएगा? ये सिद्ध होने के बाद संसद के अंदर प्रस्ताव जाएगा। कहां चला गया प्रस्ताव? संसद के अंदर। अब संसद को पता चल गया हटाना है, हटाता कौन है? संसद के विशेष बहुमत से हटाया जाता है। संसद में चला गया तो अपने को पता है संसद में कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब संसद के अंदर वो प्रस्ताव, संसद के अंदर वो प्रस्ताव गया तो लोकसभा के मिनिमम कितने सदस्य लेके जाएं वो प्रस्ताव? 100 सदस्य। मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कदाचार और एक्स में सिद्ध हो चुका है, 100 सदस्य लेके गई। लोकसभा के अंदर तो मिनिमम 100 सदस्य होने चाहिए अगर वो प्रस्ताव लेके जा रहे हैं हटाने का। अगर वो राज्यसभा के अंदर लेके जाया जा रहा है तो राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? मिनिमम 50 सदस्य। लोकसभा के अंदर 100 सदस्य और राज्यसभा के अंदर मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्य प्रस्ताव लेके आए हुए होने चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रस्ताव आ गया, फिर क्या होगा? फिर दोस्तों इसके लिए एक जांच कमेटी बिठाई जाती है। जैसे देखिए लोकसभा के अंदर ये वो प्रस्ताव लेके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए 100 सदस्य लेके आ गई। जैसे ही 100 सदस्य लेके आए तो प्रस्ताव तो मिनिमम 100 सदस्य लिख रखा है, तो 100 सदस्य लेके आएंगे तो प्रस्ताव देखा जाएगा। तो बाद में क्या होगा? इसकी जांच होगी। क्या होगी? इस प्रस्ताव की जांच होगी।
कि पास होने के लिए कि 100 सदस्य जो लेके आए हैं प्रस्ताव वो सही है या गलत है। ठीक है, तो जांच होगी इसकी, तो इसकी जांच के अंदर शामिल होते हैं सदस्य। फिर इसकी प्रस्ताव की 3 नंबर में कंडीशन क्या होती है दोस्तों? जांच होती है। इस प्रस्ताव की ऐसे थोड़ी ना कि हर किसी की मान ले। तीसरे नंबर प्रस्ताव में क्या होता है? जांच होती है। इस प्रस्ताव की जांच होती है। और जांच के अंदर शामिल कौन कौन होता है? तो जांच के अंदर दोस्तों शामिल होता है एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज शामिल होते हैं, और किसी भी राज्य का कोई हाई कोर्ट का मुख्य जज शामिल होता है। ठीक है, कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है इस जांच में शामिल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज। और इस जांच के अंदर और शामिल कौन होता है? कि हाई कोर्ट का मुख्य जज। अब आप बोल रहे हो हाई कोर्ट का मुख्य जज सर, हाई कोर्ट के मुख्य जज राजस्थान का है जैसे, उसको तो हटाया जा रहा नहीं। किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य जज, जैसे अपने महाराष्ट्र की जो मुंबई की हाई कोर्ट के जज को हटा रहे हैं, तो किसी भी अलग अन्य जो स्टेट है उसका मुख्य जज होगा इस जांच के अंदर। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज और अन्य कोई भी हाई कोर्ट हो उसका मुख्य जज होगा। और कौन होगा? एक प्रसिद्ध न्यायविद होगा। कौन होगा? एक प्रसिद्ध न्यायविद जो कानून का ज्ञाता होगा। 3 नंबर कौन होगा? प्रसिद्ध न्यायविद, मतलब कानून का नॉलेज रखता हो जो ज्यादा, प्रसिद्ध न्यायविद, ये शामिल होगा इसके अंदर। जांच हो गई, 3 कंडीशनें हो गई। देखिए पहले क्या, इसको साबित करना होगा। फिर संसद में इतने सदस्य लेके आने चाहिए, लोकसभा के अंदर 100, राज्यसभा के अंदर 50। फिर तीसरी कंडीशन में क्या होगी? जांच होगी। तीसरी कंडीशन में क्या होगी? जांच होगी। होगी जांच सर, पहले 100 सदस्य लेके आए संसद के अंदर, जांच भी होगी इसकी। फिर क्या होगा? जांच होगी। जैसे ही जांच के अंदर पाया गया कि जो भी सिद्ध हुआ है कदाचार अक्षम्य, संसद के अंदर 100 सदस्य लेके आए हैं, लोकसभा के 100 सदस्य लेके आए हैं इस प्रस्ताव को, ये सही सिद्ध है, ये क्या सही सिद्ध हो रहा है, जो भी आरोप लगाए हैं वो सही सिद्ध हो रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर इसको संसद में वापिस भेजा जाएगा। क्या किया जाएगा? चौथी कंडीशन में क्या, संसद के पास वापिस भेजा जाएगा, भेज देते हैं। चौथी कंडीशन में क्या, संसद में वापिस भेजा जाएगा। संसद में भेजने के बाद फिर संसद में 2/3 बहुमत से पारित होगा। ये संसद में 2/3, जिसे क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, ठीक है। जांच होने के बाद संसद में विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करवाया जाएगा। अगर संसद के 2/3 विशेष बहुमत से पारित होता है तो क्या होगा बाद में? 5वीं कंडीशन देख लीजिए, बाद में क्या होगा, आगे भी कुछ होगा। जैसे ही 2/3 प्रस्ताव से पास होता है वो विधेयक, जैसे ही 2/3 प्रस्ताव से पास होता है के बोल दिया कि हमने संसद में भेजा, जांच सही पाई गई और संसद के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। बाद में क्या होगा? वो सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को दी जाएगी। ये सब प्रोसेस के क्लियर हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा देगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आया समझ में? देखिए मैंने क्या कहा कि हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाते हैं। ठीक है, और वो भी देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के, अपनी रामलीला देख ली तो महाभारत ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपने पूरी रामलीला देख ली। ये देखिए पहले क्या सिद्ध क्या होना चाहिए? वो कदाचार और अक्षम्य हो गया। बाद में 2 नंबर कंडीशन में क्या होगा कि संसद के अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो लोकसभा में मिनिमम 100 सदस्य लेके आए हैं प्रस्ताव, तो उस पर देखा जाएगा। और राज्यसभा के अंदर मिनिमम 50 सदस्य लेके आए तो उस प्रस्ताव को देखा जाएगा। फिर क्या? फिर 3 नंबर में जांच की जाएगी। क्या की जाएगी उस प्रस्ताव पर कि लोकसभा के अंदर 100 सदस्य लेके आए हैं, उस प्रस्ताव सही है या गलत, उस पर जांच की जाएगी। और जांच के अंदर शामिल कौन कौन होगा? एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज शामिल होगा, एक हाई कोर्ट का मुख्य जज शामिल होगा, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य जज शामिल होगा। ठीक है, और कौन शामिल होगा? प्रसिद्ध न्यायविद जो कानून का ज्ञाता हो, पूरा नॉलेजर। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे ही वो जांच सही सिद्ध पाएगी, उन्होंने जांच कर ली कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सही है, कदाचार और अक्षम्य सिद्ध हो रहा है। ठीक है, बाद में क्या होगा कि संसद के 2/3 बहुमत से पारित होगा वो।
जैसे ही संसद के 2/3 बहुमत से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि सारी प्रोसेस क्लियर होगी और राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा देगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसा हटाया जाता है तो किस किस को हटाया जाता है? हाई कोर्ट के मुख्य जज को भी ऐसे हटाया जाता है, कैग को भी ऐसे हटाया जाता है, और केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त को भी ऐसे हटाया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी ऐसे ही हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, हटाना देख लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। नेक्स्ट अपने देखते हैं अनुच्छेद 217 के अंदर ही देखते हैं हटाना, नियो का हत्या, हत्या हटाना हो गया। अब देखते हैं त्याग पत्र। 217 के अंदर ही क्या देखते हैं दोस्तों, त्याग पत्र, कि जो हाई कोर्ट के मुख्य जज को त्याग पत्र किसको देता है, तो किसको देगा दोस्तों त्याग पत्र, किसको देगा बताइए, कौन नियुक्ति करता है इसकी, राष्ट्रपति करता है। तो त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देगा। दो सौ सत्रह के अंदर ये क्या है, त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देगा दोस्तों, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है, राष्ट्रपति को। दो चीजें इसके अंदर अलग है, वो बाकी सब राष्ट्रपति को करेगा ये। दो चीजें, एक तो शपथ और वेतन। शपथ तो दिलाता है दोस्तों राज्यपाल दिलाता है, कौन दिलाता है इसको, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, एक शपथ अलग रहेगा, और क्या रहेगा दोस्तों, इसके अंदर बात करूं मैं, जो वेतन होता है, वेतन क्या होता है, वेतन वो भी कौन निर्धारित करता है, राज्यपाल निर्धारित करता है, राज्यपाल द्वारा, और राज्य की संचित निधि से निर्धारित राज्यपाल ही करता है। ठीक है, ये दो चीजें अलग रहेगी, बाकी सब हाई कोर्ट के अंदर बात करूं तो क्या है, राष्ट्रपति होगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, तो इसमें याद रख लेना कि ये भी जो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, ये भी 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत ही कहा गया है। ठीक है, एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आपको मतलब न्याय से संबंधित, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, जिला न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसमें आपको कोई पूछ ले क्या, जैसे कोई संविधान संशोधन पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके 15वां संविधान संशोधन 1963 करके आना है। कुछ भी आ जाए न्यायालय से संबंधित, हाई कोर्ट में किसी जजों से संबंधित आपको से संविधान संशोधन पूछ ले, जिला न्यायालय में जजों से संबंधित कुछ भी आपसे संविधान संशोधन पूछ ले। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई संविधान संशोधन पूछ ले कि इस जज को हटाने के लिए, इस जज की नियुक्ति के लिए, कार्यकाल, वेतन, जो भी पूछ ले, ठीक है, कि किस संविधान संशोधन के तहत निर्धारित किया गया ऐसा वैसा, तो कौन सा करके आना है, 15वां, बस आंखें बंद करके 15वां करके आ जाना बस। ठीक है, अगर जजों से संबंधित और न्याय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट से संबंधित कुछ पूछ लिया आपसे, तो 15वां संविधान संशोधन 1963 करके आना आपको। ठीक है, हाँ, तो अनुच्छेद 217 भी देख लिया, अनुच्छेद 218 देख लेते हैं, छोटा सा है, एक लाइन है, क्या क्या है 218 के अंदर। तो दोस्तों अनुच्छेद 218 के अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हाई कोर्ट पर लागू होंगे। मतलब जैसे देखिए, मतलब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करता है, जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, अभिलेख होता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख होता है, वो हाई कोर्ट के अंदर आता है। फिर हाई कोर्ट क्या करता है, उसमें देख देख के कोई न्याय वगैरह करना है, ठीक है, किसी को कोई सजा वगैरह सुनानी है, उस अभिलेख को थोड़ा देख के हेल्प कर ले, अपनी हेल्प मान लेता है, और उसको हेल्प मिल जाती है, मदद मिल जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 218 लिख लेते हैं अपने, नेक्स्ट अनुच्छेद लिख लेते हैं अपने 218।
अनुच्छेद 218 के अंदर दोस्तों क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हाई कोर्ट पर लागू होंगे। क्या है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध, सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध किस पर लागू होंगे? हाई कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हाई कोर्ट पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हाई कोर्ट पर लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 219। इसमें क्या है? 219 के अंदर शपथ, कि हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता? तो मैंने पहले बता दिया कि वेतन और शपथ राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो शपथ में क्या लिख सकते हैं कि राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अनुच्छेद 219 भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 219 हाई कोर्ट के जजों को शपथ। हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राज्यपाल या उनके द्वारा, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उनके द्वारा, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। कौन सी? संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा। संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की शपथ। संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की शपथ। और कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 3 में। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची जो 3 में उल्लेखित है। अनुसूची जो अनुसूची 3 में उल्लेखित है शपथ। मतलब किस किस की शपथ का उल्लेख है वो अनुसूची 3 के अंदर है। अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में उल्लेखित, अनुसूची 3 में उल्लेखित। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अनुच्छेद 219। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। तो अपने लोगों ने अनुच्छेद 214 देखा, 15 देखा, 16 देखा, 17 देख लिया, 18 भी देख लिया, 19 भी देख लिया, 230 देखा, 231 देखा, 241 देखा। मेरे को आपसे यही उम्मीद है कि आपको भी मैंने जो जो अनुच्छेद करवाए हैं और जो जो मैंने समझाया है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, यही मेरी आशा रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, लगी हो या लगती है, तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपने नेक्स्ट आर्टिकल 220 के साथ मिलेंगे और हाई कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 220 आर्टिकल करवाऊंगा मैं आपको 221-22 अच्छे तरीके से। तो जितने तक, जय हिंद, जय भारत।